नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है लाइनिंग रॉ मटेरियल्स। तो लाइनिंग के रॉ मटेरियल के बारे में आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडक्शन बेल्टिंग फर्नेस का लाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जितना लाइनिंग अच्छी तरह से हम करेंगे, जितना उसका प्रोसेस कंट्रोल करेंगे, उतना ही आपको उसका फायदा मिलेगा। और उसका लाइनिंग का लाइफ ज्यादा रहेगा, बेल्टिंग का एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगा, पावर कंजम्पशन में उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस शुरू करते हैं बेस्ट लाइनिंग प्रैक्टिसेस में। बेसिकली रॉ मटेरियल के ऊपर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। फॉर कास्ट आयरन एंड डक्टाइल आयरन, प्योर सिलिका राइमिंग मास रिफ्रैक्टरी यूज्ड along with boric acid और बोरॉन ऑक्साइड एज ए बाइंडर। तो इसमें बेसिकली राइमिंग मास यानी सिलिका हम इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी द प्योरिटी ऑफ दैट शुड बी अबाउट 99%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्योरिटी अच्छी हो, ताकि क्योंकि हम उसमें उसके अंदर जो मेटल बनाने जा रहे हैं उसको हम 1600 कई बार 1650 डिग्री तक भी मेल्ट करते हैं। तो वो जो विस्टैंड करे उस टेम्परेचर को, उतनी बेहतर या उतनी अच्छी रिफ्रैक्टरी आपको चाहिए। और प्योर सिलिका राइमिंग मास इज वन ऑफ दैट रिफ्रैक्टरी यूज्ड इन कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन एंड डक्टाइल आयरन। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज एन एसिडिक लाइनिंग। हम बात जो कर रहे हैं वो एसिडिक लाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन में हम इस्तेमाल करते हैं। एंड बेसिकली it is through boric acid or boron oxide as a binder with silica rhyming mass refractory. तो राइमिंग मास शुड बी एज मैंने जैसे बताया कि 99% मिनिमम प्योर सिलिका होनी चाहिए उसके अंदर, रिफ्रैक्टरी के अंदर, राइमिंग मास के अंदर। तो वो आपके जो टेम्परेचर है उसको स्कैन करे। उसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली 1700 टू 1750 डिग्री होता है। और इसी के वजह से हम 1600 तक टेम्परेचर को ले जा सकते हैं फर्नेस के अंदर। वो विस्टैंड कर पाती है बिकॉज योर राइमिंग मास इज 99% और उसका मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 1700 टू 1750 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज बोरॉन ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ बोरिक एसिड। हमने जिससे पहले बताया कि बोरिक एसिड और बोरॉन ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। पहले बहुत बोरिक एसिड वाज मोस्टली यूज एज इट वाज द मोस्ट पॉपुलर बाइंडर यूज्ड। बट अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज बोरिक एसिड का कुछ इश्यूज है, जैसे कि इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको लाइनिंग लाइनिंग इट अफेक्ट्स द लाइनिंग लाइफ ड्यू टू मॉइस्चर जो एब्सॉर्ब करता है एयर में से। तो फिर द ऑक्सीडेशन जो उसका है वो भी काफी ज्यादा है। आई थिंक इट इज मोर देन 50% ऑफ बोरॉन ऑक्साइड। तो बोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन जो है वो ऑलमोस्ट 50% मोर देन बोरॉन ऑक्साइड। तो उसके वजह से आजकल लोग बोरॉन ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, जो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब नहीं करता है, साथ ही में उसका ऑक्सीडेशन लेवल भी कम है। और इसीलिए बोरॉन ऑक्साइड को ज्यादा तवज्जो आज दी जाती है बोरिक एसिड से पहले। एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग राइमिंग मास को अलग लेते हैं और बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एसिड को लेते हैं, बाद में उसको राइमिंग मास को हीट करते हैं। उसमें प्रीवेटेड जो बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एसिड है उसको वेट करके उस गर्म किए राइमिंग मास में डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं और वो मिक्सचर है वो लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। So this is what normally we were also doing when we were young and we have started our career. तो वहां पर वो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि at that time pre-mix material was not available. लेकिन इसमें कई सारे लूप होल्स है या कई सारे प्रोसेस कंट्रोल के पैरामीटर्स है जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर आपको एडिशनल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो एक तो है कि आप जब भी रनिंग मास को हिट करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हीटिंग आपका जो है यूनिफॉर्म हो, टेम्परेचर का मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हीट करने का एक कारण होता है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसे निकाला जाए। उसे ज्यादा हीट करके भी नहीं चलेगा, वो जलना भी नहीं चाहिए, और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकलना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 100 kg अगर रनिंग मास हम हमने एक प्लेट के ऊपर फैला के रखा है और इसको नीचे से हीट दे रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फैला हुआ राइमिंग मास है इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, दोनों हिस्सा सही तरीके से इक्वली यूनिफॉर्मली हीट होना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि
वो प्लेट जिसके ऊपर हम कर रहे हैं वो, और जो हम मैन्युअली करते हैं तो वहां पर उतना कंट्रोल उसका नहीं रहता है। तो कई बार होता है कि नीचे का जो रैमिंग मास है वो ज्यादा हीट हो जाता है, ऊपर का रैमिंग मास उतना हीट नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर कुछ छूट जाता है। उसके बाद ये होता है कि 100 kg में हमें डालना है अप्रोक्सीमेटली 0.8% ऑफ बोरिक एसिड या फिर 1% ऑफ बोरिक एसिड। तो 100 kg में 1 kg बोरिक एसिड उसमें डालना है और उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है, ताकि पूरे 100 kg में जो हर एक दाना है राइमिक पास का उसके साथ में वो बोरिक एसिड सही तरीके से मिक्स हो जाए। तो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 100 kg में 1 kg डालना और उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना ये लगभग नामुमकिन की तरह है। इसलिए बहुत, क्योंकि हम मैन्युअली इसको कर रहे हैं, हमारे पास कोई मैकेनाइजेशन नहीं होता है ये करते समय। तो इसीलिए ये जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस तरह से प्रीमिक्स करना। बट नाउ डेज वी गेट रेडीमेड प्रीमिक्स राइमिंग मास विद बोरॉन ऑक्साइड एज वेल एज विद द बोरिक एसिड। आप जो भी चाहते हैं, जिसके भी साथ आप जिस भी बाइंडर के साथ जाना चाहते हैं, यू कैन get that from the market directly premix boron oxide और boric acid rhyming mass to get consistent result। आपका फटीग कम हो जाएगा, आपका जो एडिशनल एफर्ट्स उसको गर्म करने में मिक्स करने में लगा है वो कम हो जाएगा। सो I prefer here to give suggestion that you can use आइदर बोरॉन ऑक्साइड और बोरिक एसिड एज ए बाइंडर प्रीमिक्स के साथ में आता है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो एफर्ट्स कम हो जाएगा। हायर इज द मेटल टेम्परेचर लोअर विद द बोरॉन ऑक्साइड यूज। बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एसिड जो भी है, जितना आपका टेम्परेचर आप ज्यादा लेने वाले हैं उसका उसका उतना जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। हायर मेटल टेम्परेचर मतलब आप स्टील का है तो स्टील में बहुत कम बोरिक एसिड या बोरॉन ऑक्साइड लगने वाला है, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.5 टू 0.6। उसके बाद आप डक्टाइल आयन करने वाले हैं तो इट शुड बी अराउंड 0.6 0.7, और आप कास्ट आयन करने वाले हैं तो इट शुड बी 0.8 0.9। तो जितना आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा आपका बोरिक एसिड बढ़ने वाला है, जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना आपका बोरिक एसिड कम होने वाला है। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, जब भी आप लाइनिंग करते हो तो बॉटम में आपको मैं क्योंकि बेसिकली व्हाट दिस boric acid and monoxide do is they got get sintered with the rhyming mass। और जहां पर भी सिंटर्ड प्रोसेस होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर पानी है तो पानी के बीच में छेद करना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो उसी पानी को हम सिंटर्ड करेंगे और उसका बर्फ बनाएंगे तो उसमें क्रैक जा सकता है। तो जब भी हम कोई बोरॉन ऑक्साइड हो या बोरिक एसिड मिक्स करते हैं राइमिंग मास में और उसको सिंटर्ड करते हैं तो वो सिंटर्ड मटेरियल में क्रैक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना आपका बोरिक एसिड या बोरॉन ऑक्साइड जैसे बाइंडर का परसेंटेज ज्यादा रहेगा उतना वो ज्यादा सिंटर्ड होगा, उतना उसमें क्रैक जाने की टेंडेंसी भी बढ़ने वाली है। तो जितना टेम्परेचर आपका बढ़ेगा उतना आपका वो जो परसेंटेज है वो कम होगा। तो ये एडवांटेज होगा कि उसमें क्रैक जाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ जब भी आप बॉटम डालते हो तो बॉटम में शुरू के जो बॉटम का जो बेस का जो लेयर है उस लेयर में बिना बोरिक एसिड या बिना बाइंडर का एक लेयर आप डालेंगे और उसके ऊपर आप बाइंडर वाला लेयर डालेंगे तो एक अच्छा बात ये होता है जब भी आपका फर्नेस कभी लीक हो जाता है बॉटम से, तो वो पहले तो सिंटर्ड किए हुए जो राइमिंग मास है वो चाहे बोरिक एसिड का हो या बोरॉन ऑक्साइड का, वो सिंटर्ड राइमिंग मास के क्रैक से नीचे निकल जाता है, लेकिन वो उसके आगे नहीं जा पाता क्योंकि वहां पर एक और लेयर है जिसमें कोई बाइंडर नहीं है, जिसमें सिर्फ सिलिका है, जिसमें सिर्फ राइमिंग मास है, जिसमें कोई बाइंडर नहीं है। तो उस बाइंडर में कभी भी आपको क्रैक नहीं जाएगा, तो वहां पर जाके वो रुक जाता है और जो मेटल है वो पूरे बॉटम से निकल के बाहर आने का चांस आपका बच जाता है। तो ये इसलिए मैंने बता रहा हूँ तब क्योंकि आपको ये समझ में आया कि जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही आपको जो बोरिक एसिड या बोरॉन ऑक्साइड का परसेंटेज कम करना है। वो क्यों कम करना है? बिकॉज इट इज सिंटर्ड, उसका सेंटरिंग हो जाता है, सेंटर हो जाता है और सेंटर के बाद उसमें छेद होने के या क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल आपको बताया है। और मुझे लगता है इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें हमें प्रीमिक्स करना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीमिक्स अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो कहीं ना कहीं होमोजेनिटी जो है वो होमोजेनिटी कम होगी, होमोजेनिटी कम होगी तो जो लाइनिंग लाइफ है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट होगा। और दूसरा राइमिंग मास का प्यूरिटी इंपॉर्टेंट है, वो आप
अच्छे सप्लायर से या ब्रांडेड सोर्सेज से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक रैमिंग मास्क और ये जो प्रीमिक्स रैमिंग मास्क कह सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आपके फाउंड्री के लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है, उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग सही तरीके से करेंगे लाइनिंग के दौरान, तो डेफिनेटली आपका जो लाइनिंग लाइफ है बढ़ेगा, आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके प्रोडक्शन में कोई खलल नहीं आएगी, कोई बीच में कोई मुश्किल नहीं आएगी, और आप ज्यादा बेहतर इफिशिएंटली मेल्टिंग कर पाओगे, आपका पावर कंजम्पशन कंट्रोल कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी को आप मीट कर पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा, काफी जानकारी आपको मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, डायनामिक फाउंड्री ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो इस तरह से देखते रहेंगे, और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहेगा, आपके नॉलेज को थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट मिलती जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।